नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबरें अब तक का वक्त है और आज खबरें अब तक में हम बात करेंगे रांची में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर छात्रों के आंदोलन और विधानसभा घेराव की। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पूर्वांचल में छात्रों के बीच पहुंचे राहुल गांधी की और आज हम बात करेंगे समाज की दो तस्वीरों की भी और आखिर में बात करेंगे सीएम योगी की तिरंगा यात्रा की भी। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। रांची में छात्रों का जोरदार प्रदर्शन, पुलिस ने पहली बार छात्रों पर किया लाठीचार्ज। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन गिरफ्तार, छात्र आंदोलन के बीच बड़ा एक्शन, छापे के बाद दिया था इस्तीफा। गृह मंत्री अमित शाह देंगे जवाब, छात्र आंदोलन पर संसद में चर्चा को तैयार सरकार। सरकार से अब कोई बातचीत नहीं होगी, देवेंद्र महतो का ऐलान। भरत तिवारी एनकाउंटर केस में बड़ा एक्शन, 11 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। फिल्म मेकर शकील नूरानी गिरफ्तार, एक्ट्रेस ने लगाए रेप और ब्लैकमेल के आरोप। योगी सरकार पर आकाश आनंद का बड़ा हमला, अखिलेश यादव को बताया अंकल। रूस के निज नेकामस्क पर यूक्रेनी ड्रोन हमले में 12 लोगों की मौत, 39 घायल। त्योहारों से पहले महंगा हुआ सोना चांदी, 1,52,340 प्रति 10 ग्राम हुआ 24 कैरेट गोल्ड। शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार सपाट, सेंसेक्स 178 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,600 के पार। तो चलिए अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं आज अपने पहले मुद्दे के बारे में। झारखंड की राजधानी रांची आज छात्रों के गुस्से का गवाह बनी। सड़कों पर हजारों युवा उतरे, हाथों में तिरंगा था, पोस्टर थे और जुबान पर एक ही सवाल था कि जेएसएससी, सीजीएल और दूसरी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों का आखिर न्याय कब मिलेगा। सरकार कह रही है कि छात्रों की 98% मांगे जो हैं वो मान ली गई हैं, लेकिन छात्र कह रहे हैं कि अगर 98% मांगे मान ली गई हैं तो फिर आंदोलन खत्म क्यों नहीं हुआ। यही वो सवाल है जिसने आज झारखंड की सियासत को बड़ा प्रशासनिक मुद्दा बना दिया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार 98% मांगे मानने का दावा कर रही है, लेकिन छात्र सिर्फ उन 2% मांगों को लेकर अड़े हैं और वही 2% आज पूरे आंदोलन की सबसे बड़ी वजह बन गई। क्या जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द होगी? क्या सीबीआई जांच का आदेश मिलेगा? क्या सरकार और छात्रों के बीच फिर बातचीत होगी? और अब जब ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया है तो क्या इस पूरे मामले की जांच एक नया मोड़ पर पहुंच जाएगी? रांची से आई आज की तस्वीरें कई बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। रविवार को सरकार और छात्रों के बीच तकरीबन 5 घंटे तक मैराथन बैठक चली। 3 दौर की बातचीत हुई लेकिन बात नहीं बनी। सरकार अपनी दलील देती रही, छात्र अपनी सबसे बड़ी मांग पर अड़े रहे और फिर आज सुबह रांची की सड़कों पर वो तस्वीर दिखाई दी जिसका ऐलान छात्र पहले कर चुके थे। जी हां, पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा तक छात्रों ने विशाल मार्च निकाला। रास्ते में पुलिस की बैरिकेडिंग भी थी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। विधानसभा के आसपास नो एंट्री लागू थी। 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी तैनात थे, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्र बैरिकेड पार करते हुए आगे बढ़ते रहे और इस पूरे आंदोलन का सबसे बड़ा मुद्दा बना सीबीआई जांच। दरअसल छात्र साफ कह रहे हैं कि जब तक जेएसएससी, सीजीएल और टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं को लेकर उनकी मांगे पूरी नहीं होती और कथित गड़बड़ियों की सीबीआई जांच की लिखित आदेश नहीं मिलता, तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि सीजीएल परीक्षा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई थी, इसलिए इसे रद्द करना और सीबीआई जांच का आदेश देना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब इस पूरे मामले में ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। जेपीएससी परीक्षा में कथित वित्तीय अनियमितताओं और पैसों के लेन देन की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए के तहत केस दर्ज कर लिया है। यानी जिस मामले को लेकर छात्र सड़क पर हैं, उसमें अब केंद्रीय जांच एजेंसी भी पैसों के एंगल से पड़ताल करेगी। उधर बीजेपी ने भी छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया और हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास का घेराव किया और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और साथ ही साथ राज्यसभा सांसद आदित्य साहू समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। बीजेपी ने सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाया और इन सब के बीच आंदोलन का सबसे भावुक चेहरा बने छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो। जी हां, कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र महतो की तबीयत कमजोर हो चुकी है।
चलने की स्थिति में नहीं है, तो वहीं छात्रों ने उन्हें कंधे पर उठाकर मार्च में शामिल कराया। हाथ में तिरंगा था, चेहरे पर थी थकान, लेकिन तेवर वही थे कि मांगे पूरी नहीं होने तक पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इस पूरे आंदोलन का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सरकार और छात्रों के बीच सहमति क्यों नहीं बन रही। दरअसल सरकार का कहना है कि छात्रों की करीब 98% मांगे मान ली गई हैं। सरकार ने 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग स्वीकार की है। एसीएफ परीक्षा को रद्द करने की बात भी मानी है। टीडीपीएल एजेंसी की परीक्षाओं की जांच कराने पर भी सहमति जताई है। भर्ती परीक्षा की पूरी व्यवस्था में सुधार के लिए विशेषज्ञ समिति बनाने की बात भी कही गई है। इस समिति में आईआईटी, आईएसएम धनबाद, आईआईएम रांची और एक्सएलआरआई जमशेदपुर जैसे संस्थानों के विशेषज्ञों को शामिल करने का प्रस्ताव है। सरकार ने भर्ती परीक्षाओं के लिए भी तय रिक्रूटमेंट कैलेंडर बनाने और उसके पालन की बात भी कही है। वहीं इसके अलावा जेएसएससी सीजीएल से जुड़ी कथित गड़बड़ियों की जांच के लिए रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाने और वित्तीय अनियमितताओं की जांच ईडी से कराने का भी प्रस्ताव रखा गया। लेकिन यहीं आकर पूरी कहानी अटक गई, क्योंकि छात्रों की सबसे बड़ी मांग है सीबीआई जांच कराई जाए। छात्रों का कहना है कि परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष और व्यापक जांच सीबीआई से कराई जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, छात्र जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग पर भी अड़े हैं। छात्र नेताओं का कहना है कि जब तक सीजीएल परीक्षा रद्द नहीं होगी और सीबीआई जांच का लिखित आदेश जारी नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। यानी सरकार कह रही है कि 98% मांगे मान ली गई हैं और छात्र कह रहे हैं हमें वो 2% चाहिए जो सबसे अहम है। इसी बात को छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने भी जोर देकर कहा कि सरकार जिस 98% मांगों को मानने की बात कर रही है, उसमें सबसे अहम मांगे शामिल नहीं है। आपको बता दें कि देवेंद्र महतो कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। लगातार अनशन के कारण उनकी हालत कमजोर हो चुकी है। आज जब विधानसभा मार्च निकला तो वो खुद चलने की स्थिति में नहीं थे। छात्रों ने उन्हें अपने कंधों पर उठा लिया, उनका फूल बरसाकर स्वागत किया। देवेंद्र महतो ने तिरंगा लहराया और मार्च में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। यानी शरीर कमजोर था, लेकिन आंदोलन का तेवर कमजोर नहीं हुआ। एम्बुलेंस के जरिए वो विधानसभा मार्च में पहुंचे। देखिए मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा। आज हेमंत सोरेन जी का जन्मदिन है, मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, और मैं नहीं चाहता हूं कि जन्मदिन के मौके पर छात्र को कुछ ऐसा करे कि दिल्ली का जंतर मंतर की तरह कुछ अनहोनी हो। ऐसा छात्र को न दे जिसके बदन पे खून निकले, जिसके माथा पे चोट है और ये भीड़ और उग्र हो जाए। कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तारी ठीक है, वो कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन आज हेमंत जी का जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर ऐसा तोहफा न दे जो जिससे खून बहे, जिससे अराजकता फैले, जिससे ये शांति है, इनको शांतिपूर्ण रहने दिया जाए। अगर सरकार आपकी नहीं सुन रही है, छात्रों की नहीं सुन रही है, तो आगे की ये शक्ति, ये ताकत क्या छोटा मोटा बना है? ये आवाज उन लाखों युवाओं का है जो अपने सपनों की तलाश किताबों में करते हैं। ये उनकी आवाज है जिनका भविष्य प्रतियोगी परीक्षा पर निर्भर है। ये आवाज में कई युवाओं का उम्मीद है, कई बहनों का त्याग है, कई पिताओं का पसीना है। कैसे नहीं मानेगी ये सरकार? अगर ये सरकार ये आवाज को नहीं मानती है तो ये सरकार को पूरे विश्व स्तर पे निरंकुश लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार के रूप में याद रखा जाएगा। नहीं, अनशन नहीं तोड़ेगी। आज देखिए, मैं अपना जान को जोखिम में डाल कर रहा हूँ, क्योंकि ये धूप है, चक्कर आ सकता है, भीड़ है, भगदड़ हो सकता है, लाठीचार्ज हो सकती है। कभी भी छात्र हमको अपना पैर पहले दबा सकते हैं। उसके बावजूद मैं इस सबको स्वीकार करते हुए हेमंत सोरेन की निरंकुश सरकार नहीं सुनती है। वॉलंटियर से अनुरोध है, वॉलंटियर से अनुरोध है, वॉलंटियर से शांति बनाए रखें। न्याय मिलेगा, क्योंकि कोई एक आदमी का आवाज नहीं है, ये लाखों युवाओं का आवाज है जिनका भविष्य प्रतियोगी परीक्षा पर निर्भर है, जो अपने सपनों की तलाश किताबों में करते हैं। मैं यहाँ सिर्फ आवाज बन करके आया हूँ, पीड़ित लोगों की आवाज बन करके आया हूँ। मेरा जो दर्द
है फिलहाल 9 दिनों से खाया नहीं है, उससे ज्यादा दर्दनाक यहाँ के छात्रों का भविष्य जो देखा जा रहा है वो ज्यादा दर्दनाक है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे आंदोलन के बीच जेपीएससी के 3 सदस्यों अजीता भट्टाचार्य, जमाल अहमद और अनीमा हासनदा को राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने की खबर भी सामने आई है। जेपीएससी सदस्य डॉक्टर अजीता भट्टाचार्य से पूछताछ भी होनी है। इससे परीक्षा व्यवस्था और आयोग की भूमिका को लेकर सवाल और ज्यादा गहरे हो गए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आगे क्या होगा। क्या सरकार छात्रों के साथ फिर बातचीत करेगी? क्या सीबीआई जांच को लेकर कोई नया रास्ता निकलेगा? क्या जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द होगी? क्या ईडी की जांच से कोई बड़ा खुलासा होगा? क्या 98% मांगे मानने का सरकारी दावा छात्रों के आंदोलन को खत्म करने के लिए मना पाएगा? फिलहाल तो तस्वीर साफ है। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन आज विधानसभा मार्च तक पहुंच गया है। अब इस मामले में ईडी की एंट्री ने भी पूरे विवाद को एक नया मोड़ दे दिया है। लेकिन इन तमाम राजनीतिक बयानबाजियों के बीच सबसे जरूरी सवाल छात्रों का है, जिस युवा ने सालों मेहनत करके सरकारी नौकरी की उम्मीद जताई। अगर वही परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है तो उसके भरोसे का जवाब आखिर देगा कौन? क्योंकि मामला सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है, मामला उन हजारों युवाओं के भविष्य का है जो सालों से तैयारी कर रहे हैं। सरकार के सामने चुनौती सिर्फ आंदोलन खत्म कराने की नहीं है, चुनौती है छात्रों के भरोसे को वापस जीतने की। अब देखना यह होगा कि हेमंत सोरेन सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच अगली बातचीत किस दिशा में जाती है। फिलहाल रांची की सड़कों से लेकर झारखंड की सियासत तक एक ही मुद्दा गर्म है कि परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी का इंसाफ कब होगा। इसी सवाल के साथ फिलहाल इतना ही, बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत की, उस इलाके की जहां उठी राजनीतिक लहर अक्सर पूरे यूपी की सत्ता का रास्ता तय करती है। जी हां, बात पूर्वांचल की और खास तौर पर प्रयागराज की, जहां बीते दिनों कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों के बीच पहुंचकर ऐसा सियासी संदेश देने की कोशिश की जिसने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। राहुल गांधी प्रयागराज पहुंचे, छात्रों के साथ बातचीत की। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में तकरीबन 47 मिनट तक छात्रों से सीधा संवाद किया। मंच पर 7 से ज्यादा छात्र छात्राओं से बातचीत की और शिक्षा, रोजगार, भर्ती परीक्षा और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल किया। लेकिन सवाल है कि राहुल गांधी का ये कार्यक्रम सिर्फ छात्रों की समस्याओं तक सीमित था या फिर इसके पीछे 2027 की चुनावी पटकथा भी लिखी जा रही है, क्योंकि प्रयागराज कोई सामान्य राजनीतिक जमीन नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रयागराज सीट पर जीत दर्ज की है। उज्जवल रमन सिंह सांसद बने और आसपास के इलाकों में सपा कांग्रेस गठबंधन ने भी अपना असर दिखाया। अब 2027 से पहले राहुल गांधी उसी प्रयागराज में छात्रों के बीच पहुंचे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूर्वांचल सिर्फ एक इलाका नहीं है, बल्कि सत्ता की चाबी माना जाता है। यहाँ की सियासत का असर लखनऊ तक दिखाई देता है और अब 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के बीच प्रयागराज एक बार फिर राजनीतिक प्रयोगशाला बनता नजर आ रहा है। इस बार मुद्दा है छात्र, युवा, शिक्षा, रोजगार और भर्ती परीक्षाएं। वहीं प्रयागराज के केपी ग्राउंड में छात्रों की गूंज कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। यूपी के 23 जिलों से छात्रों को बुलाया गया। मंच पर राहुल गांधी ने 7 से ज्यादा छात्र छात्राओं से सीधे बातचीत की। उनसे पूछा कि उनकी सबसे बड़ी परेशानी क्या है और छात्रों ने भी अपनी परेशानियां खुलकर सामने रख दी। किसी ने फीस बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया तो किसी ने सीटों में कटौती की बात कह दी। किसी ने छात्र संघ चुनाव की मांग उठाई तो किसी ने विश्वविद्यालय की बदहाल व्यवस्था और शिक्षकों की कमी का मुद्दा भी सामने रखा। देखिए राहुल गांधी से बातचीत करते हुए छात्रों ने क्या कुछ कहा। देखिए ये गलतफहमी मत रहिएगा मोदी जी, हम बिहारी हैं
ठीक है। और मैं एक बात बता दूं, आप मुझे जितने धमकी देते, मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आता हूं और ये लड़ाई के लिए कल भी मुझे लड़ने पड़ी तो मैं देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दूंगा, लेकिन छात्रों के हक के लिए हमेशा लड़ते रहूंगा। क्योंकि राम मनोहर लोहिया ने कहा है ना कि अगर सड़कें सुनी होगी तो संसद आवारा हो जाएगा। तो सर, आप जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है, हमारा जवाब है कितनी लंबी जेल तुम्हारी देख लिया देखेंगे। ठीक है, शाबाश। मेरा नाम अविनाश है। मैं इन्हीं छात्रों में से कोई एक जरूर हूं। चूंकि मैं ये कह सकता हूं सर कि मैंने अपनी तैयारी 2018 में शिक्षक भर्ती के लिए की थी। 2018 से आज तक मैं उसी की तैयारी कर रहा हूं। क्यों? सरकार के पास जगह खाली है, फिर भी वैकेंसियां नहीं दी जा रही हैं। उसके बाद ये होता क्यों है सर? ये सरकार की मानामानी है। इसमें सरकार अगर चाहे बच्चों से कि वैकेंसियां दे, प्रॉपर तरीके से चलती रहे। हम लोग ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं एक डिमांड कर रहे हैं। 2018 से लेकर आज तक कई सारे धरना प्रदर्शन, कई सारे ज्ञापन ये दिए हैं। उसके बाद दूसरा मुद्दा ये कि 2022 से ही मैं यूपी पेट की तैयारी यूपी SSS आयोग से करता हूं। यूपी SSS आयोग 2022 से मैं तैयारी कर रहा हूं और उसकी भर्तियां आज भी ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूं कि कम से कम 9 से 10 वैकेंसियां आज तक क्लियर नहीं हुई है। और उसमें से बहुत सारी वैकेंसियां जिसके लिए हम लोगों ने लाठी खाई, ज्ञापन दिया, लोगों से जाके मिले कि हमारी दर्द, हमारे दुख को समझा जाए। सर मैं मतलब कि मैं बीएड हमारी मम्मी करवाई थी जमीन बेचकर। 4 साल से वैकेंसी अभी तक नहीं आई है सर। जब आंदोलन करने जा रहा हूँ तो सर मतलब कि सम्राट चौधरी का गुंडा जो कि पुलिस जो हम लोग को लाठी से मारती है और जेल भेजती है। सर जब हम लोग आंदोलन करते हैं तो डिटेन कर लिया जाता है। उसके बाद मतलब कि कुछ भैया को जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद मतलब कि हम लोग जब स्टेट क्वालिफाई। रिलैक्स करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर में हो अपने, खुल के बोलो, टेंशन मत लो। ये जब मैं पहली बार ऐसे बोला था मैं भी नर्वस था। पास से ग्रीटिंग्स टू ऑल, मेरा नाम शिफत फैज है और मैं फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट हूँ पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की, इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड। जब 20 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस और गवर्नमेंट के थ्रू स्टूडेंट पर ब्रूटली मारा पीटा गया, उन पर वाटर कैनाल्स फेंके गए, उन पर टीयर गैसेस चार्ज किए गए, उसके खिलाफ 22 जुलाई को पटना में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट का कॉल दिया। वहाँ स्टूडेंट्स मौजूद हुए और पीसफुल प्रोटेस्ट उन्होंने स्टार्ट किया। लेकिन फिर बिहार पुलिस और बिहार सरकार ने स्टूडेंट के साथ फिर से ब्रूटली ट्रीट किया, उन्हें मारा और रातों रात उनके घर से उन्हें डिटेन कर लिया जाता है बिना इस जानकारी के कि वो कौन से पुलिस स्टेशन में है, वो कौन से किस थाने में है। इन सब हमने 23 जुलाई को पेपर लीक के खिलाफ, स्टूडेंट ब्रूटैलिटी के खिलाफ और बिना अनलॉफुल वे में डिटेन होने के खिलाफ एक प्रोटेस्ट रखा अपने यूनिवर्सिटी के कैंपस में। लेकिन हमारे प्रोटेस्ट स्टार्ट करने से पहले ही वहाँ पर पुलिस, सीआरपीएफ और एसडीएम मौजूद थे। सर हम छात्र हैं और हमें एज अ वाइस प्रेसिडेंट मुझे यूनिवर्सिटी के गेट से घुसने नहीं दिया जा रहा था। फिर भी क्योंकि मेरा वो प्रोटेस्ट था, हम लीड करने के लिए जैसे तैसे घुसे। हमारे कुछ फेलोज जो प्रोटेस्ट ज्वाइन करने आ ही रहे थे उन्हें पुलिस गेट से ही भगा देती है और कुछ फेलोज को लाठी चार्ज कर डिटेन कर लेती है बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के। उनका सर 10 से 12 घंटा फूटा रहता है पुलिस स्टेशन पे। लेकिन लेकिन उस रात हमें छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगले सुबह से बिहार की सड़कों पे जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं भी कर रहे थे उन्हें उठा लिया जाता है लाइब्रेरी से, उनके घर से, बिना किसी पुलिस वारंट को। और 25 जुलाई को शिवान में एक 47 फायर किया जाता है, उसमें एक स्टूडेंट की मौत हो जाती है और एक स्टूडेंट हॉस्पिटलाइज रहता है। क्या इसके खिलाफ बिहार सरकार ने अपनी एक आवाज नहीं उठाई, ना ही एक बात रखी?
जाहिर है उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं की सबसे बड़ी शिकायत यही है कि परीक्षा की तैयारी करो, फीस भरो, सालों मेहनत करो और फिर पेपर लीक की खबर सामने आ जाती है, परीक्षा रद्द हो जाती है या मामला अदालत में चला जाए। इसी मुद्दे को राहुल गांधी ने अपने भाषण में भी राजनीतिक रंग दिया। तकरीबन 47 मिनट तक छात्रों के बीच बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सिस्टम ने युवाओं को एक तरीके के चक्रव्यूह में फंसा दिया है। उन्होंने युवाओं की बेरोजगारी, स्थानीय और स्थायी रोजगार की कमी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने यह दावा किया कि आज हजारों युवाओं में केवल 12 युवाओं को ही स्थायी नौकरी मिल रही है। अब राहुल गांधी के इस बयान को सिर्फ भाषण माने या फिर 2027 की चुनावी रणनीति, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि राहुल गांधी का प्रयागराज दौरा ऐसे वक्त में हुआ जब उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी धीरे धीरे तेज हो रही है और सरकार के लिए प्रयागराज का राजनीतिक महत्व भी कम नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रयागराज सीट कांग्रेस के खाते में गई। उज्जवल रमन सिंह ने यहां जीत दर्ज की। आसपास के इलाकों में भी सपा कांग्रेस गठबंधन का प्रदर्शन पहले की तुलना में बेहतर रहा। ऐसे में अब कांग्रेस की कोशिश युवा वोट को अपने पक्ष में करना है और इसके लिए राहुल गांधी लगातार छात्रों और युवाओं के बीच पहुंचने की रणनीति पर जोर देते हुए नजर आ रहे हैं। कोटा, देहरादून और अब प्रयागराज यानी प्रतियोगी छात्रों के साथ केंद्र में जाकर शिक्षा, रोजगार और भर्ती परीक्षाओं के मुद्दे उठाना कांग्रेस की रणनीति साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि जातीय समीकरण अपनी जगह, लेकिन नौकरी और शिक्षा का सवाल हर जाति के युवा को जोड़ सकता है। यही वजह है कि प्रयागराज का ये कार्यक्रम राजनीतिक रूप से खास माना जा रहा है। अब आइए जरा पूर्वांचल के समीकरण को भी समझते हैं और आपको बता दें कि प्रयागराज में सिर्फ प्रयागराज के छात्र नहीं पढ़ते। प्रतापगढ़ से लेकर कौशाम्बी, जौनपुर से भदोई, वाराणसी से मिर्जापुर और आजमगढ़ से तक पूर्वांचल के अलग अलग जिलों के बड़ी संख्या में युवा प्रयागराज आते हैं, कोचिंग करते हैं, विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं और साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं और फिर अपने अपने कस्बों में वापस लौटते हैं। यानी प्रयागराज में उठी एक आवाज सिर्फ प्रयागराज तक सीमित नहीं रहती। अगर कोई छात्र अपने घर जाकर अपने परिवार और गांव के दूसरे युवाओं से यही बात करता है कि भर्ती परीक्षा में क्या हुआ, फीस कितनी बढ़ी, नौकरी कितनी मिली, पेपर लीक क्यों हुआ, और ये चर्चा धीरे धीरे राजनीतिक बहस में तब्दील हो सकती है। यही 2027 के चुनाव में बड़ा फैक्टर बन सकता है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को लगता है कि अगर युवा वर्ग उनके साथ मजबूती से जुड़ता है तो पूर्वांचल की कई विधानसभा सीटों के समीकरण बदल सकते हैं, खासकर उन इलाकों में जहां बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र और नौकरी करने वाले युवा हैं। लेकिन बीजेपी भी इस पूरी तस्वीर को नजरअंदाज नहीं कर सकती। जी हां, सत्तारूढ़ बीजेपी का तर्क है कि प्रदेश सरकार ने लगातार पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियों की और पेपर लीक माफिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सरकार का दावा है कि भर्ती प्रक्रिया को बेहतर और पारदर्शी बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन राजनीति केवल इतनी पर नहीं है। यानी विपक्ष जो कर रहा है वो केवल राजनीति है। जनता उस दावे को कितना मानती है, यही चुनाव तय करता है। वहीं अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या छात्र राजनीति 2027 में यूपी की सत्ता का रास्ता बदल सकती है? तो इसका जवाब अभी आसान नहीं है, क्योंकि चुनाव सिर्फ छात्रों के वोट से नहीं जीता जाता। अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, महिला वोट, किसान के साथ साथ शहरी मतदाता, ग्रामीण वोट बैंक, संगठन और सरकार का कामकाज, सबका अपना महत्व है। लेकिन एक बात तय है कि युवा वोट को भी कोई राजनीतिक दल नजरअंदाज नहीं कर सकता। और अगर लाखों प्रतियोगी छात्रों के बीच बेरोजगारी, पेपर लीक और परीक्षा की पारदर्शिता जैसे सवाल लगातार बने रहते हैं तो ये मुद्दा चुनाव के दौरान बड़ा असर डाल सकता है। देखा जाए तो प्रयागराज से उठी छात्रों की गूंज अब सिर्फ एक कार्यक्रम की आवाज नहीं रह गई है, ये 2027 की चुनावी राजनीति के लिए एक बड़ा संकेत बनती दिखाई दे रही है। राहुल गांधी ने छात्रों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनी और साफ संदेश देते हुए ये बताने की कोशिश की कि यूपी की राजनीति में अपनी जगह जरूर कांग्रेस भी बनाना चाहती है। ये तो साफ हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके की रणनीति पर काम कर रही है वो रणनीति खास तौर पर चुनावी ही नजर आ रही है। अब गेंद बीजेपी के पाले में है, क्योंकि अगर विपक्ष युवाओं के सवालों का मुद्दा बनाता रहा तो सरकार को भी इन सवालों का जवाब देना होगा। भले ही 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन चुनावी लड़ाई के मुद्दे अभी से तैयार होने लगे हैं। अगर प्रयागराज की आवाज पूर्वांचल के गांवों और कस्बों तक पहुंच गई तो आने वाले वक्त में ये छात्रों की
गूंज सियासत की सबसे बड़ी गूंज बन सकती है। खैर, बढ़ते हैं हम अपनी अगली खबर की ओर। आज हम बात करेंगे दो ऐसी खबरों की जिनकी तस्वीरें अलग अलग हैं, घटनाएं अलग अलग हैं, जगह भी अलग अलग है, लेकिन दोनों तस्वीरें हमारे समाज के उन दो चेहरों को सामने लाती है जिसे देखकर शायद हम खुद से नजरें चुराना चाहें। जी हाँ, एक तस्वीर में एक पिता की जलती हुई चिता है और उस चिता को वीडियो कॉल पर देखती उसकी बेटियां। तो दूसरी तस्वीर में चंबल का पानी है, उसमें अपनी ही बेटी की लाश और उसके पैरों को छूता हुआ एक पिता नजर आ रहा है। एक पिता ने अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया, जिंदगी में आगे बढ़ाया, लेकिन जब उसे बेटियों की जरूरत थी तो बेटियों ने वक्त ना देने का हवाला दिया। और दूसरी तरफ एक पिता ने अपनी 18 साल की बेटी की जिंदगी ही खत्म कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे समाज की कथाकथित इज्जत का डर था। एक तरफ रिश्तों में संवेदनाएं मरती दिखाई दी तो दूसरी तरफ झूठी शान के नाम पर इंसानियत का कत्ल भी हुआ। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि इन दोनों घटनाओं में गलती किसकी थी, सवाल ये है कि आखिर हम कैसा समाज बना रहे हैं। क्या आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात कर पाएंगे उन दो घटनाओं की जो शायद एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, क्योंकि दोनों मिलकर हमारे समाज से एक ही सवाल पूछ रही हैं कि रिश्ते आखिर कितने बचे हैं और इंसानियत आखिर कितनी बची है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दरअसल पिछले 2 दिनों में 2 तस्वीरें सामने आई। पिछली तस्वीर हरियाणा के सोनीपत से है, जहां एक वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्ग की मौत के बाद उनकी बेटियों ने वीडियो कॉल के जरिए पिता का अंतिम संस्कार देखा। और दूसरी तस्वीर आगरा के चंबल इलाके से सामने आई, जहां पिता पर अपनी ही 18 साल की बेटी की हत्या का आरोप लगा है। हत्या के बाद वही पिता बेटी की लाश के पैर छूकर माफी मांगता भी नजर आया। दोनों घटनाओं के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन दोनों घटनाएं हमारे समाज के सामने एक बहुत ही बड़ा सवाल छोड़ गई हैं। सबसे पहले हम सोनीपत की कहानी से शुरू करते हैं। दरअसल एक बुजुर्ग कपड़ा व्यापारी शिवचरण गुप्ता ने अपनी 3 बेटियों को बड़े प्यार से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और अपने पैरों पर खड़ा किया। उनकी 2 बेटियां शिक्षिका बनी, यानी जिस पिता ने बेटियों को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वही पिता जिंदगी के आखिरी पड़ाव में एक वृद्धाश्रम में पहुंच गया। बताया गया कि शिवचरण गुप्ता तकरीबन 1.5 साल से एक वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। आश्रम संचालक लगातार उनकी बेटियों से संपर्क करने की कोशिश करता रहा। उन्हें बताया गया कि पिता की तबीयत खराब है, एक बार आकर देख लें, लेकिन आरोप है कि बेटियों की तरफ से बार बार समय न होने की बात कही गई। और फिर वो दिन आया जब शिवचरण गुप्ता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पिता की मौत के बाद भी बेटियां उनके पास नहीं पहुंची। एक बेटी ने नेपाल से ऑनलाइन 5100 रुपए भेजे और कहा कि अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर दीजिए। सोचिए, जिस पिता ने अपनी जिंदगी बेटियों के भविष्य के लिए लगा दी, उसकी अंतिम विदाई के लिए बेटियों ने पैसे भेज दिए, लेकिन खुद वहां नहीं पहुंची। पिता की चिता जली और बेटियां मोबाइल की स्क्रीन पर वीडियो कॉल के जरिए अपने पिता का अंतिम संस्कार देखती रहीं। ये तस्वीर सिर्फ एक पिता की मौत की तस्वीर नहीं है, ये सवाल है उन रिश्तों पर जिन्हें हम दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता कहते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जब अस्थियों को लेकर पूछा गया तो बताया गया कि बेटियों के पास समय नहीं था। कहा गया कि अस्थियों का विसर्जन भी आप ही कर दें और वीडियो बनाकर भेज दीजिए। जब जरा खुद से अब पूछिए कि क्या आधुनिक जिंदगी की व्यवस्था इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है कि माता पिता को आखिरी विदाई के लिए भी हमारे पास समय नहीं है। इतनी व्यस्तता आखिर किस काम की? क्या पैसे भेज देना जिम्मेदारी पूरी कर देना है? क्या वीडियो कॉल पर अंतिम संस्कार देख लेना पिता के प्रति हमारा फर्ज पूरा कर देता है? और अगर ऐसा है तो फिर उस पिता के आजीवन भर त्याग की कीमत क्या रह गई है? लेकिन अभी हम इस सवाल का जवाब तलाश ही रहे थे कि आगरा से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने इंसानियत को फिर कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। जी हाँ, यहाँ एक पिता पर अपनी ही 18 साल की बेटी की हत्या का आरोप लगा है। बताया गया कि बेटी बिना शादी के गर्भवती हो गई थी। पिता अपनी बेटी को दवा दिलाने बहाने आगरा के बासौनी इलाके में लेकर पहुंचा। बेटी को शायद अंदाजा भी नहीं था कि जिस पिता पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था वही उसके लिए मौत का कारण बनने वाला है। आरोप है कि पिता ने अपने दामाद के साथ मिलकर बेटी को चंबल नदी में डुबो दिया, यानी उस लड़के के साथ मिलकर पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। एक बेटी जिसे कभी पिता ने गोद में खिलाया होगा,
जिसका हाथ पकड़कर चलना सिखाया होगा, जिसके भविष्य के सपने देखे होंगे, उसी बेटी की जिंदगी समाज की इज्जत के नाम पर खत्म कर दी गई। लेकिन इस घटना का सबसे हैरान कर देने वाला पहलू इसके बाद सामने आया। बताया गया कि बेटी की हत्या के बाद पिता उसकी लाश के पैर छूकर माफी मांग रहा था और दामाद इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना रहा था। सोचिए, जिसे मारने से पहले इज्जत का ख्याल इतना बड़ा था, उस बेटी को मारने के बाद पिता के अंदर अपराध बोध कितना जाग गया कि वो उसकी लाश के पैर छूकर माफी मांगने लगा। इतना ही नहीं, इसके बाद दिल्ली लौटकर बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। लेकिन पुलिस की जांच आगे बढ़ी, पूछताछ हुई और फिर कथित तौर पर इस पूरे मामले का सच सामने आया। और अब आप इन दोनों घटनाओं को एक साथ रखकर देखिए। एक तरफ एक पिता जिसने अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा बड़ा किया, लेकिन आखिरी वक्त में उसकी बेटियां उसके पास नहीं पहुंची। दूसरी तरफ एक पिता जिसने समाज की कथित इज्जत के नाम पर अपनी ही बेटी की जिंदगी खत्म कर दी। एक तरफ रिश्तों में दूरी दिखाई दी तो दूसरी तरफ रिश्तों पर मालिकाना हक की खतरनाक सोच दिखाई दी। देखा जाए तो भले ही दोनों घटनाओं का रास्ता अलग है, लेकिन मंजिल एक ही थी, रिश्तों का टूटना। तो आखिर में सवाल हम सबके सामने है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हमें तय करना होगा कि हम कैसा समाज बना रहे हैं। ऐसा समाज जहां माता पिता के अंतिम विदाई को वीडियो कॉल पर देखा जाए, या ऐसा समाज जहां आखिरी वक्त में बच्चे अपने माता पिता के सिरहाने खड़े हों। क्योंकि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, रिश्ते वक्त देने से बनते हैं, साथ निभाने से बनते हैं और सबसे ज्यादा इंसानियत से बनते हैं। सोनीपत के शिवशरण गुप्ता की जलती चिता या चंबल में बहती उस बेटी की लाश, दोनों तस्वीरें हमसे सिर्फ सवाल पूछ रही हैं, क्या हम सच में आधुनिक हो गए हैं या सिर्फ हमारी तकनीक आधुनिक हुई है? हमारी सोच और संवेदनाएं अब वहीं खड़ी हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करवा देते हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज गोरखपुर की सड़कें देशभक्ति के रंग में रंगी नजर आईं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में महानगर में एक भव्य और ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसने पूरे शहर को भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गुंजायमान कर दिया। स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रथम की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित इस यात्रा में हजारों की संख्या में युवाओं और नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर नगर निगम परिसर स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और पुष्प अर्पित कर तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। नगर निगम से शुरू होकर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पार्चन के साथ यात्रा का समापन हुआ। यात्रा में मायावती के साथ सांसद रवि किशन, मंत्री संजय निषाद, महापौर डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव और कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। दरअसल इस साल हर घर तिरंगा अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में कुल 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य तय किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने देशवासियों से अपने घरों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, सरकारी और निजी संस्थानों में सम्मानपूर्वक तिरंगा फहराने और तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी लेकर इस अभियान को एक व्यापक जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। जाहिर है, गोरखपुर में निकली इस तिरंगा यात्रा ने न सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम के अमर बलिदानों को याद किया, बल्कि हर नागरिक को अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों और देश की विरासत के प्रति जागरूक भी किया। 5 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराने के संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश अब आजादी के इस महापर्व को धूमधाम से मनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो ये तो थी आज की वो तमाम बड़ी खबरें जिन्होंने देश की सियासत से लेकर समाज और सड़क तक हलचल मचा दी। राज्य में छात्रों का संघर्ष बता रहा है कि युवा अपने भविष्य को लेकर अब किसी भी तरीके का समझौता करने के मूड में नहीं है। प्रयागराज में छात्रों के बीच पहुंचकर राहुल गांधी ने जिस तरीके से शिक्षा, रोजगार और भर्ती परीक्षाओं के मुद्दे उठाए, उसने 2027 की यूपी सियासत में युवाओं की भूमिका को फिर से चर्चा में ला दिया है। वहीं सोनीपत और चंबल की 2 घटनाओं ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आधुनिकता और तरक्की के बीच कहीं हमारी संवेदनाएं तो पीछे नहीं छूट रही हैं। वहीं गोरखपुर की तिरंगा यात्रा ने एक बार फिर याद दिलाया कि देश के प्रति सम्मान और राष्ट्रभक्ति किसी एक दिन की भावना नहीं है, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नई खबरों और इनके पीछे छिपे बड़े सच के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।